जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है यूपी स्पेशल सीरीज के इस दूसरे वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक बहुत ही ब्रीफ तरीके से, शॉर्ट तरीके से इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें कुछ जिलों के बारे में बात किया था और यूपी का जो एक इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में हमने स्टार्ट किया था। अभी कुछ वीडियोस यूपी को जानने में है, समझने में हम देखेंगे। उसके बाद जो स्पेसिफिक वीडियोस होते हैं, कहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे और क्या सारी चीज़ें हैं, कल्चर के हिसाब से देख लेंगे, कौन सा फेस्टिवल है, वो सारी चीज़ें मैप के साथ हम आगे देख लेंगे। दूसरा जो वीडियो है, इसमें हम किस किन किन जिलों के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले यूपी के उन जिलों को थोड़ा सा देख लेंगे कि जो नेपाल से टच करते हैं। अभी इनके बारे में जो डिटेल है वो सिर्फ इन्हीं को फोकस करके एक अलग मैप बना के हम सारी चीज़ें डिटेल में देख लेंगे, और एक वीडियो उसी तरीके से बुंदेलखंड को फोकस करते हुए हमारा होगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़े से वो चीज़ें जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं या मिल सकते हैं और उसका चांस है। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से कि वो चार ऐसे कौन से एक्सट्रीम पॉइंट हैं, मतलब कौन से ऐसे चार जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहाँ पे सबसे उत्तरी जिले, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू के रूप में पूछा जा सकता है। अब देखिए, सबसे पहले आप शुरू करिए उन दो जिलों के बारे में जो ना केवल उत्तर में बल्कि सबसे पश्चिम साइड में भी आते हैं अपने यूपी के। तो सबसे उत्तर में आपका कौन सा जिला है? ये है आपका सहारनपुर। ठीक है। सहारनपुर के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि शिवालिक की पहाड़ी एकमात्र जिले को टच करती है या जहां से गुजरती है अपने यूपी में, और वो है आपका सहारनपुर। सहारनपुर आप देखिए, तो यहाँ पर ये आप ग्रीन डॉट किस तरीके से देख रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश का वो हिस्सा जो यूपी को टच करता है, वो आपका सहारनपुर जिले को टच करता है। तो तो उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ सबसे कम बॉर्डर एरिया शेयर करता है? तो वो कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। अब आप हिमाचल प्रदेश के बाद यहाँ देखेंगे हरियाणा। तो हरियाणा भी अपने सहारनपुर को टच करता है, और एक आप देखेंगे यूके यानी उत्तराखंड, ये भी सहारनपुर को टच करता है। तो यानी सहारनपुर हमारा सबसे उत्तरी जिला हो गया, और इस जिले को तीन राज्य टच करते हैं: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। ठीक है। इसके जस्ट नीचे आप देखिए, जब आप इसी के साथ पश्चिमी साइड से ही लगे हुए आगे बढ़ते हैं यूपी में, तो यहाँ पर आपको शामली देखने को मिलता है। शामली, शामली अपना सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है। शामली, शामली के बाद जब आप आएंगे सबसे पश्चिम में कौन सा जिला हो गया? शामली। फिर आप नीचे आते रहिए, यहाँ आपने दिल्ली को छोड़ा, नीचे आप आ रहे हैं, उसके बाद आप पहुँचते हैं मथुरा के पास में। तो दो ऐसे जिला हैं अपने यूपी के जो राजस्थान को टच करते हैं, एक है मथुरा और एक है आगरा। ठीक है। इधर आप जब बाद में आएंगे तो ग्वालियर, मोरेना और ये धौलपुर, इनको टच, ग्वालियर आपका, मोरेना आपका मध्य प्रदेश में हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पर धौलपुर थोड़ा सा टच होता है, तो ये राजस्थान का हिस्सा है जो कि टच होता है आपका उत्तर प्रदेश के साथ में। अब मथुरा के बारे में देखिए, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि अपने यूपी की सबसे कम बारिश जिस जिले में होती है, जिस क्षेत्र में होती है, उस जिले को हम कहते हैं मथुरा। ठीक है। मथुरा में सबसे कम बारिश होती है अपने यूपी की। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एक आपका कुसुम सरोवर है। देखिए, जो इम्पॉर्टेंट सरोवर हैं, जो बड़े सरोवर हैं, जो अक्सर हमें याद रहते हैं, जैसे कीथम झील है। कीथम झील आप बता देंगे तुरंत कहाँ पर है, उस पर भी एक अलग से वीडियो हम देख लेंगे। तो कीथम झील जैसे आपने बोला आगरा में है, इसी तरीके से बाकी जो बड़े बड़े झील हैं वो तो हमें याद रहता है। लेकिन अगर पेपर को टफ बनाने के लिए, थोड़ा सा अच्छा पेपर बनाने के लिए, अगर वो इस तरीके के भी कुछ सरोवर या कुछ ऐसे चीज़ों के नाम बता दें, वो पूछ लें आपसे, जो हमें अक्सर याद नहीं रहते हैं या हम ध्यान नहीं देते हैं, तो वहाँ से पेपर अच्छा आ जाता है, क्वेश्चन अच्छा आ जाता है। तो उसको ध्यान रखने से क्या होगा कि आपका एडवांटेज बढ़ जाएगा पेपर के अंदर। तो जैसे मान लीजिए ये कुसुम सरोवर है, अगर इन्होंने पूछ दिया कुसुम सरोवर कौन से जिले में पाया जाता है, ये चार जिलों के नाम आपके सामने रख दिए: इटावा, मथुरा, आगरा और रायबरेली। तो हमें कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि इन जिलों में बाकी भी महत्वपूर्ण सरोवर मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका कुसुम सरोवर क्या है, एक बार आप इसको नेट पे सर्च करके के देखिएगा। कुसुम सरोवर आपको नाम से लग रहा होगा, कुसुम पुष्प, प्रसून फूल, ठीक है, उससे कुछ जुड़ा हुआ है। तो एक ये बहुत बड़ा सरोवर है, और जिसको आप हरा कलर का, थोड़ा सा काई टाइप का, काई जैसा पानी होता है जिसको इमराल्ड ग्रीन बोलते हैं हम लोग, वैसा पानी है। ठीक है। अगल बगल बहुत सुंदर घाट है, मंदिर है। इसके चारों तरफ वन जैसा है जिसमें एक से बढ़कर एक आपके फूल
के बाग बगीचे और जंगल में पौधे देखने को मिलते हैं। इसीलिए इस सरोवर के चारों तरफ चूंकि इतनी मात्रा में फूल वगैरह ये सब आपके छाए हुए हैं, मौजूद हैं, इसीलिए इसका नाम कुसुम सरोवर रख दिया गया। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण इसी कुसुम सरोवर के बाहर जो आपके फूल मौजूद हैं उनसे वो माला बनाते थे। अक्सर आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण की जितनी भी फोटोज मतलब आप कहीं भी तस्वीर देखेंगे वहाँ पे उनके गले में एक माला का हार होता है। तो कहा जाता है कि वो अक्सर इसी जगह से माला के लिए फूल तोड़ के ले जाते थे। ठीक है। उसके बाद ये जो फैक्ट है, मथुरा में एक रिफाइनरी है, ये सबको पता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये पहला ऐसा रिफाइनरी था अपने देश का जिसने भारत स्टेज 6 जो ईंधन या फ्यूल है वो प्रोड्यूस किया था। अब इसके बारे में जानने के लिए तो हमारे पास इन्वायरमेंट में टॉपिक बन जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भले ही करंट अफेयर थोड़ा पुराना है, लेकिन ये 2 लाइन में आपसे पूछा जा सकता है कि मथुरा में, उत्तर प्रदेश के मथुरा में रिफाइनरी मौजूद है। स्टेटमेंट 2, पहला ऐसा रिफाइनरी है मथुरा रिफाइनरी जिसने, देश का पहला ऐसा रिफाइनरी है जिसने भारत स्टेज 6 ईंधन या फ्यूल को प्रोड्यूस किया है, उत्पाद किया है। तो ये दोनों लाइन सही हो जाएगी एग्जाम में। ठीक है। उसके बाद हमारा आगरा आता है। आगरा के बारे में भी जब हम झील वगैरह के बारे में देखेंगे, और भी जो यहाँ पे स्पेशल चीज़ें हैं, आपको पता है बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, ताजमहल भी है, तो उनके बारे में जब जानेंगे तो यहाँ हम और डिटेल देख लेंगे। फिलहाल आपको ये जवाब देना है कि आगरा को किसने और कब, किस साल में और किसने बसाया था या बनाया था। ठीक है। आगरा को कब किसने बसाया था, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। अब देखिए उसके आगे जब हम बढ़ते हैं और पूरब साइड में, तो आपको यहाँ पे एक आगरा के बगल में एक जिला देखने को मिलेगा, फिरोजाबाद। कभी भी आप कानपुर से होते हुए दिल्ली वगैरह जाइए, या फिर आप दिल्ली मतलब इस तरह से आगे टुंडला से आप कभी आगरा साइड इस तरह से जाइए, तो ये बीच में आपको फिरोजाबाद देखने को मिलता है। तो फिरोजाबाद क्या है, फिरोजाबाद किस लिए फेमस है? फिरोजाबाद हमें पता है कि चूड़ी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद क्या है, इसको भारत की कांच की नगरी कहा जाता है। इसीलिए कांच की नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो बैंगल्स हैं, जो चूड़ियाँ हैं, वो बहुत बड़े मात्रा पे इनका उत्पादन होता है। तो इसीलिए ये आपका फिरोजाबाद क्या है, भारत की कांच की नगरी। अच्छा, यहाँ से जब आप थोड़ा सा पूरब में जाएंगे तो देखिए ये अपनी राजधानी है लखनऊ। अब हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का तो कोऑर्डिनेट सबको याद रहता है कि कौन सा देशांतर है, कौन सा अक्षांश है, ये सबको पता है कि 82.5 डिग्री ईस्ट पूरब में ये जो आपका देशांतर है, लॉन्गिट्यूड है, ये जो पास होता है, यही अपना भारत का स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो ये निर्धारित करता है कि हमारा पूरे देश का जो एक ही समय है, वो समय कहाँ से निर्धारित होता है, वो आपका इसी जगह से निर्धारित होता है। इस पर अभी आएंगे। एक लखनऊ के बारे में भी आप जान जाइए कि लखनऊ का देशांतर और अक्षांश क्या है। देशांतर मतलब कि लॉन्गिट्यूड, और अक्षांश मतलब आपका लैटिट्यूड। तो देखिए इसका लखनऊ का जो आपका लॉन्गिट्यूड है, यानी कि लॉन्गिट्यूड मतलब ये देशांतर है, ये 80.95 ईस्ट डिग्री हो जाएगा। ठीक है। 80.95 डिग्री ईस्ट, और ये आपका हो जाएगा क्या, देशांतर। और जब आप बात करेंगे अक्षांश की, तो अक्षांश कितना है, 26.85 डिग्री नॉर्थ। अभी तक पेपर में इस तरह के सवाल देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन अगर किसी स्टेटमेंट या लाइन में वो लखनऊ का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं कि इतना देशांतर है, इतना अक्षांश है, मतलब इतना लॉन्गिट्यूड है, इतना लैटिट्यूड है, तो हो सकता है कि वो पेपर आपके लिए थोड़ा सा टफ जैसा मिल जाए। अगर एग्जैक्ट नहीं है, देखिए फैक्ट एग्जैक्ट नहीं याद होगा तो वहाँ पर हम तुक्का नहीं ज़्यादा मार पाते, हमारा स्कोप खत्म हो जाता है। कॉन्सेप्ट में हमारे पास स्कोप होता है कि हम रिस्क ले सकते हैं, चांस ले सकते हैं। ठीक है। उसके आगे देखिए ये है आपका, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये मिर्ज़ापुर से रिलेटेड है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है आईएसटी, जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड देशांतर होके पास करता है, तो हमें ये समझना है कि यहाँ पर ये मिर्ज़ापुर से पास होता है, ये तो सबको पता है। अगर पेपर को ट्विस्ट बनाने के लिए उन्होंने ये पूछ दिया कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ से वो पास करता है, तो एक आपका जौनपुर भी है, एक आपका भदोही भी है। इसके अलावा कौन कौन से जिले से पास हो सकता है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वरना ये अलग से लिख के आपके लिए पिन कर देंगे। लेकिन ये दोनों जरूर याद रखिएगा कि जौनपुर, भदोही और मिर्ज़ापुर, ये 3 तो ऐसे हैं जहां से ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अपना पास करता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम पहुंचते हैं अपने सबसे दक्षिणी जिले में, जिसका नाम है सोनभद्र। इसको पावर हाउस ऑफ यूपी इंडिया क्या बोला जाता है, उसको भी देखिएगा जरूर। छत्तीसगढ़, अब देखिए सोनभद्र के साथ क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सोनभद्र हमारा वो ऐसा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों को टच करता है।
आपके पश्चिम में पड़ जाता है सोनभद्र के मध्य प्रदेश, दक्षिण में पड़ जाता है सोनभद्र ये छत्तीसगढ़, फिर पूरब में पड़ जाता है बिहार, और आपका ये जो पूरब वाला ये जो पूरब में तो बिहार पड़ जाता है, और दक्षिण पूरब वाला जो हिस्सा है, ये साउथ ईस्ट जो आप देख रहे हैं, यहाँ झारखंड को ये टच करता है। तो यहाँ हमने सहारनपुर को देखा था कि ये 3 राज्यों को टच करता है, लेकिन अपना सोनभद्र जो है वो 4 राज्यों को टच करता है। इसीलिए सोनभद्र वो जिला है अपने यूपी का जो सबसे अधिक राज्यों को टच करता है, 4 राज्यों को टच करता है, ठीक है। और सबसे दक्षिण जिला तो ये है ही। सोनभद्र को भी हम अलग से जब जानेंगे तो ये पता चलेगा कौन कौन से थर्मल पावर प्लांट हैं, फर्टिलाइजर का कौन सा पहला प्लांट लगा था। यहाँ पे आपको ओबरा डैम और बड़े बड़े डैम जो आप सुनते रहते हैं, यहीं पे आपको रिहंद बांध भी देखने को मिलेगा। रिहंद सागर पे बनता है, जो कि आपका कौन सी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, सोन नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अब हम अपने आते हैं ईस्टर्न रीजन में, पूरब साइड में बढ़ते हैं। तो अपना जो सबसे पूर्वी जो जिला है वो है आपका बलिया जिला, ठीक है। इधर बलिया है, उसके बाद इधर एक नदी आती है, उस नदी के पार हम लोग छपरा देखते हैं इस तरफ, ठीक है। वो सारी चीज़ें बाद में जानेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपको ये समझना है कि हाँ, चलिए चलिए, आपका पूरब हो गया, दक्षिणी हो गया, पश्चिमी हो गया, और सबसे उत्तरी जिला हो गया। 4 जिला कवर हो गया। अब थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन ये आता है आपसे, 4 ऑप्शन में 4 जिलों का नाम दे देगा और ये पूछ देगा कि नेपाल के साथ वो टच करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये वो 7 जिले हैं: पीलीभीत, लखीमपुर खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। 1 2 3 4 5 6 7। 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, कितने ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो नेपाल को टच करते हैं? 7। कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो नेपाल को टच करते हैं? तो आपको मल्टीपल ऑप्शन में दे देगा, 1 2 3 2 3 4 1 3 4। फिर तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो आपका जिला लिखा होगा उस ऑप्शन में जो नेपाल को टच नहीं करता होगा। तो सिर्फ इस पॉइंट से 3 इस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आप इनको बस केवल 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि मथुरा में सबसे कम बारिश होता है उत्तर प्रदेश का, तो सबसे अधिक कहाँ बारिश होता है? वो होता है आपका गोरखपुर साइड में, यहाँ पे सबसे अधिक बारिश होती है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप उन जिलों पे फिर से फोकस करना शुरू करिए जो नेपाल को टच करता है। तो यहाँ पर था पीलीभीत, ठीक है। एक हमारा जो वीडियो होगा वो डेडिकेटेड होगा सिर्फ इन बॉर्डर रीजन्स को फोकस करते हुए, क्योंकि इनके बारे में भी बहुत कुछ है जानने के लिए। अभी हम ये देख लेते हैं जो हमें थोड़े बहुत चीज़ें इसमें पता है। जैसे पीलीभीत, पीलीभीत में आपको पता है कि ये एक अपना बाघ अभयारण्य है, टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम पीलीभीत के नाम पे पड़ा हुआ है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बाद आपको यहाँ पर पड़ेगा लखीमपुर खेरी। लखीमपुर खेरी में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। सबसे बड़ा जिला कौन सा है अपने यूपी का? लखीमपुर खेरी। और सबसे छोटा जिला कौन सा है ये बताइए? हापुड़ है। चलिए, आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं, उन्हीं में से कोई एक हो सकता है, या तीसरा भी हो सकता है, आप जरूर बताइएगा। हापुड़ है सबसे छोटा जिला, या फिर आपका भदोही है सबसे छोटा जिला, या गाजियाबाद है सबसे छोटा जिला। इन तीनों में सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा लखीमपुर खेरी है, सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो 2 क्वेश्चन आपके लिए आज हो गया। पहला ये हो गया कि आगरा को किसने और कब बनाया था, और दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है अपने यूपी का, ठीक है। दोनों ही लिख दीजिएगा, पिंट कर देंगे। पिछली बार भी काफ़ी लोगों ने जवाब दिया था, ये काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग इंटरेस्ट के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिर्फ एक वन वे प्रोसेस नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ लेक्चर बता दिया कि आप सुन लिए, आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है ये देख के। उसके बाद देखिए, पीलीभीत के बाद लखीमपुर खेरी। लखीमपुर खेरी सबसे बड़ा जिला तो है ही, उसके अलावा यहाँ पे दुधवा टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। उसी तरीके से जब हम बहराइच की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलता है। कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल को टच करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर ये जिला जो ललितपुर, जिसके बारे में हमने पिछली बार आपको बताया था बुंदेलखंड के बारे में डिस्कस करते हुए, कि ये वो जिला है जिसके 3 तरफ से मध्य प्रदेश है। और बाकी ललितपुर यूरेनियम के लिए भी फेमस है। जब हम मिनरल्स वाला वीडियो देखेंगे ध्यान से तो सारा फोकस हमारा इसी पर आएगा, बुंदेलखंड के पास में, क्योंकि जितने भी पेनिनसुलर पठार वाले एरिया हैं वो इन्हीं बुंदेलखंड को टच करते हैं, कवर करते हैं। यहाँ पर जब आपका मिर्ज़ापुर आता है और सोनभद्र आता है तो ये आपके विंध्य की पहाड़ी होने की वजह से यहाँ पे आपका मिनरल मिलने का चांस हो जाता है। तो जब हम बुंदेलखंड को पूरा फोकस करेंगे तो उसमें मिनरल्स को भी डिटेल में देख लेंगे। और एक वीडियो हमारा पूरा होगा इन बॉर्डर वाले जिलों के साथ में, क्योंकि यहाँ पर आपको वन अभयारण्य हो गया, बाघ अभयारण्य हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया,
कुछ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी हैं इनका, महात्मा बुद्ध जी से जुड़े हुए क्या इम्पोर्टेंस है, चाहे वो श्रावस्ती हो, चाहे वो आपका सिद्धार्थ नगर हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम उसमें देख लेंगे। तो ये दोनों वीडियोस वैसे कवर हो जाएंगे। आज आप ये देख लीजिए, इसमें से भी आपको यहाँ पे किस किस तरह का क्वेश्चन मिलने का चांस है, तुरंत देख लेते हैं 1-2 मिनट के अंदर। सबसे उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी, ये 4 जिले कौन से हैं, इनमें से कोई एक स्टेटमेंट उठ के आ सकता है, ये हो सकता है यही से पे क्वेश्चन बन जाए। मथुरा में पूछ सकते हैं, सबसे मतलब मथुरा में कौन सा है, रिफाइनरी कहाँ पे है, मथुरा में, ठीक है, लेकिन ये पहला ऐसा रिफाइनरी है देश का जहाँ पे भारत स्टेज 6 ईंधन या फ्यूल प्रोड्यूस किया गया था। सबसे कम बारिश कहाँ होती है, मथुरा में होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, गोरखपुर में होती है। कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो नेपाल को टच करते हैं, कौन कौन से ऐसे जिले नहीं हैं जो नेपाल को टच करते हैं, वो एक ऑप्शन उसमें से मौजूद होगा। उसके बाद आपसे ये पूछ देगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का कोऑर्डिनेट क्या है, ये है। लखनऊ का आपसे देशांतर और अक्षांश पूछ सकता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इसको ध्यान रखिएगा। भारत की कांच नगरी फिरोजाबाद है। आगरा को किसने और कब बनवाया, ये क्वेश्चन हो सकता है। सहारनपुर कितने जिलों को टच, कौन से राज्यों को टच करता है, ये एक आंसर हो सकता है। हिमाचल प्रदेश कौन से एक जिले को टच कर सकता है, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। सब उत्तर प्रदेश अपना सबसे छोटा बॉर्डर किसके साथ बनाता है, हिमाचल प्रदेश के साथ बनाता है। उसके बाद कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों को टच करता है, वो सोनभद्र है। और इस तरीके से आपके क्वेश्चन कम से कम 5-6 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, या फिर 1-2 क्वेश्चन आपके वो बना सकते हैं, निर्भर करता है पेपर कैसा बनाना चाहते हैं। अब इसके बाद अगला जो हमारा फोकस होगा वो बुंदेलखंड पे होगा। और बुंदेलखंड पे जो वीडियो होगा उसमें हम बुंदेलखंड के इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे, चंडेल राजाओं का वहाँ पे अगर कोई राजधानी रहा है तो उसके बारे में जानेंगे, मिनरल्स भी वहीं पे देख लेंगे। तो सारी चीज़ें एक जगह देख लेंगे ताकि हम रिलेट कर सके चीज़ों को। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट बने, एक कॉन्सेप्ट हो दूसरा, दूसरा कॉन्सेप्ट हो कुछ और, तो हम उन दोनों को एक ही जगह से रिलेट करने की कोशिश करें। और फिर हमारा अगला वीडियो होगा इन पे फोकस करके। और फिर उसके बाद आगे हम पूरे यूपी में जैसे आपका कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है, इंपॉर्टेंट सरोवर हैं, ये सारी चीज़ें देखते देखते आराम से कवर करेंगे। तो उम्मीद है कि ये आपको वीडियो इतना ठीक लगा होगा। 2 क्वेश्चन जो आपसे पूछे हैं उसको कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जो कि आपका होगा बुंदेलखंड को फोकस करता हुआ। अच्छे से पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।